हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं फतेह सिंह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मिशन सक्सेस स्टडी। दोस्तों, आज का वीडियो है मुगल साम्राज्य भाग 2। तो इस वीडियो में इससे पहले वीडियो में मैंने आपको कैसे मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई, क्या विवरण था उसके बारे में, और कैसे चंद्रगुप्त मौर्य ने शासन किया, इसके बारे में पढ़ाया था। अब जो वीडियो है इसमें चंद्रगुप्त मौर्य के बाद के शासकों के बारे में समझाऊंगा। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र हुआ था बिंदुसार। बिंदुसार का जन्म चंद्रगुप्त मौर्य की रानी दुर्धरा के गर्भ से हुआ था। अब सुनिए, बिंदुसार के जो कुछ इसमें कुछ ज्यादा नहीं है, बिंदुसार में इसमें थोड़ा सा ही है। इसका नाम महत्वपूर्ण है। इसका नाम मिलता है अमित्रघात। ये पूछ लिया जाता है, 2 बार पूछा गया है अमित्रघात। वायु पुराण के अनुसार इसका नाम है भद्रसार या वारिसार। जैन ग्रंथ के अनुसार इसका नाम है सिंहसेन और चीनी विवरण के अनुसार है इसका नाम बिंदुपाल। यूनानी लेखकों के अनुसार है इसका नाम अमित्रोकेटस या अमित्रघात। ये ध्यान रखने की बात ज्यादा है, यूनानी लेखकों ने इसको अमित्रोकेटस कहा या अमित्रघात कहा। स्ट्राबो एक विद्वान है, इनके अनुसार इसका नाम है एलिड्रोकेटस। बिंदुसार के समकक्ष एक यूनानी शासक था जिसका नाम था एंटीयूकस प्रथम। इससे बिंदुसार ने कहा था, बिंदुसार के द्वारा एंटीयूकस प्रथम से सूखे अंजीर और शराब तथा यूनानी दार्शनिक भेजने को कहा गया था, पर इस पर एंटीयूकस ने जवाब दिया, अंजीर और शराब तो हम भेज देंगे, परंतु यूनानी कानून दार्शनिक भेजने की अनुमति नहीं देता है। तो इसमें से यह क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट बनता है कि बिंदुसार ने एंटीयूकस से कौन कौन सी वस्तुएं मांगी। एक बार ये क्वेश्चन आया था, तो सूखे अंजीर, शराब और दार्शनिक। ठीक है, ये ध्यान रखने की बात है। इसके बाद 269 ईसा पूर्व सम्राट अशोक गद्दी पर बैठा, उसका राज्याभिषेक हुआ और राज्याभिषेक हुआ था 269 ईसा पूर्व। इसका नाम था देवनाम प्रिय। उपाधि धारण करके राज्याभिषेक किया। परंतु इसके राज्यारोहण और राज्याभिषेक में 204 वर्ष का समय लग गया। इसका कारण था, इसका एक भाई था अशोक का जिसका नाम था सुसीम। सुसीम के साथ सत्ता संघर्ष में 4 वर्ष का समय लग गया था। 4 वर्ष का समय सुसीम के साथ लग गया और 269 में राज्याभिषेक हुआ और 273 ईसा पूर्व राज्यारोहण हुआ। अशोक, देखिए, सर्वप्रथम मास के अभिलेख में अशोक नाम मिलता है। ये प्रश्न पूछा गया था एक बार फर्स्ट ग्रेड में और एक बार सेकंड ग्रेड में भी पूछा गया है। यानी कौन से अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है। ठीक है, ये पूछ लिया जाता है, तो मास की अभिलेख में, ये ध्यान रखें। अशोक मौर्य ये नाम मिलता है गिरनार अभिलेख में। अशोक वर्धन ये मिलता है विष्णु पुराण में। प्रियदर्शी ये मिलता है भाब्रू यानी बैराठ के शिलालेख में। और प्रियदर्शी ये मिलता है बैराठ शिलालेख, कांधार अभिलेख एवं दीपवंश एक पुस्तक है उसमें। देवनाम प्रियदर्शी ये मिलता है रोमनदेई के शिलालेख में। पूछ लिया जाता है ये क्वेश्चन, ये भी पूछा गया है एक बार कि देवनाम प्रियदर्शी नाम किस शिलालेख के अनुसार है, तो ये है रोमनदेई में। एक बार ये भी पूछा गया है बुद्ध शाक्य नाम किस में मिलता है, तो ये भी मास्की में मिलता है। मास्की में 2 नाम मिलते हैं, बुद्ध शाक्य और अशोक, ये ध्यान रखने की बात है। मगधादी राज ये मिलता है बैराठ के शिलालेख में। अशोक को एक नाम और है उज्जैनी करमोली भी कहा गया है। तो दोस्तों, ये अशोक का विवरण था। अब देखते हैं अशोक की आगे पत्नियां कितनी थी। तो सम्राट अशोक के जो पत्नियों का विवरण है वो ये रहा, मैं बताता हूं आपको। अशोक की पत्नियां, इसमें पहली पत्नी थी महादेवी, दूसरी पत्नी थी कारुबाकी। ये पूछ लिया गया है एक बार
कि तीवर की माँ थी। ये किसकी माँ थी? तीवर की। और अगला है तिस्रक्षिता। एक बार एक प्रश्न आया था कि बोधि वृक्ष को निम्न में से किसने हानि पहुंचाई? बोधि वृक्ष को किसने हानि पहुंचाई? तो ये 4 नाम थे उसमें, महादेवी वर्मा, महादेवी कारुबाकी, तिर्यक्षिता और संघमित्रा। तो क्या नाम है उसका? तिस्रक्षिता। तिस्रक्षिता ने बोधि वृक्ष को हानि पहुंचाई थी। संघमित्रा ये एक प्रधान महिषी थी, विद्वान थी। दिव्यावदान में अशोक के 2 भाइयों सुसीम और विगताशोक का वर्णन मिलता है और अशोक और सुसीम के मध्य सत्ता का संघर्ष भी मिलता है। दिव्यावदान में मौर्य वंश का वर्णन किया गया है विशेष रूप से। अब देखिए, अशोक ने पाटलिपुत्र व उज्जैन में नरक द्वार यानी रमणीय बंधन बनवाए। ये क्वेश्चन भी एक बार आया था कि उज्जैन में और पाटलिपुत्र में रमणीय बंधन निम्न में से किस शासक ने बनवाए? तो अशोक ने बनवाए थे, ध्यान रखें। आजीवन अशोक ने बौद्ध उपासक धर्म का पालन किया। ये अशोक के धम्म का मूल स्रोत था। एक एक पॉइंट महत्वपूर्ण। अशोक के धम्म का मूल स्रोत क्या था? बौद्ध धर्म का पालन करना। चारमती अशोक की पुत्री, जिसकी शादी नेपाल के शासक देवपाल से हुई और इसने नेपाल में देवपाटन नगर की स्थापना की। पूछ लिया गया था ये प्रश्न भी कि नेपाल में देवपाटन नगर की स्थापना किसने की थी? तो चारमती ने, जो अशोक की पुत्री थी उसने। और उसकी शादी किसके साथ हुई थी? नेपाल के शासक देवपाल के साथ। ये ध्यान रखें, नेपाल के शासक देवपाल के साथ हुई थी। पुत्री का नाम था चारमती। बुद्धघोष, सामंत पासादिका टीका की रचना। ये बुद्धघोष एक किताब है और इसके लेखक हैं सामंत पासादिका टीका, जिसमें अशोक का उल्लेख मिलता है। ये टीका अभिरुचि की खान है। ये पूछ लिया गया था ये क्वेश्चन भी एक बार। कलिंग युद्ध के बारे में तो आप जानते हैं, इसको तो पूछ ही लिया जाता है। कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व हुआ था और इस युद्ध का वर्णन 13वें शिलालेख में मिलता है। ये 13वां है, ध्यान रखें, 13वें शिलालेख में मिलता है अशोक के में। यहाँ से ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। आगे हम अशोक के शिलालेख पढ़ेंगे अगले वीडियोस में, तो वहां बताऊंगा कि 13 शिलालेख है, उनमें क्या क्या मिलता है। परिणाम से अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया। जब तो जैसे ही कलिंग युद्ध हुआ, जब अशोक ने युद्ध मैदान का दृश्य देखा तो उसका हृदय परिवर्तन हो गया। एक बुद्ध भिक्षु थे, उनका नाम था उपगुप्त। उपगुप्त के निर्देशन में जब उन्होंने युद्ध का मैदान देखा तो उसमें अनेकों तड़पती हुई डेड बॉडियों को देखा, अधमरे हुए कटे हुए शरीर वाले व्यक्तियों को देखा और उसके बाद अशोक ने प्रतिज्ञा की कि वो आजीवन युद्ध नहीं करेगा। तभी से अहिंसा की नीति अपनाई और अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी बन गया। धम्मचक्र की स्थापना हुई, अंतरराष्ट्रीय युग का प्रारंभ हुआ। राजनीति में अहिंसा का प्रयोग सबसे पहले यहीं से प्रारंभ होता है और यही नीति मौर्य साम्राज्य के लिए विनाशकारी सिद्ध हुई। कौन सी? अहिंसावादी नीति। जो अशोक के बाद के शासक थे, अशोक के बाद कुणाल हुआ था जो अंधा था, अशोक के बाद शासक बना। कुणाल के बाद संप्रति शासक बना, ये जैनी था। इसकी उपाधि त्रिखंडाधिपति की थी। ये पूछ लिया गया था एक बार कि त्रिखंडाधिपति निम्न में से किस शासक की उपाधि थी? तो संप्रति की। जालौक, ये शैव धर्म का अनुयायी था और बौद्ध धर्म का प्रबल विरोधी था। दशरथ, ये आजीवक मत का समर्थक, उपाधि थी देवनाम प्रिय। बृहद्रथ, ये अंतिम मौर्य शासक था जिसे बाणभट्ट ने प्रज्ञा दुर्बल कहा था। ये क्वेश्चन भी पूछ लिया गया है एक बार। किस मौर्य शासक को प्रज्ञा दुर्बल कहा बाणभट्ट ने? तो ये है बृहद्रथ जी। बृहद्रथ को प्रज्ञा दुर्बल कहा बाणभट्ट ने और इनकी हत्या एक शुंग वंश का पुष्यमित्र शुंग था, उसने इनकी हत्या करके शुंग वंश की नींव डाली। तो इस प्रकार से मौर्य वंश के शासक हो गए। अब देखते हैं मौर्य के पतन का कारण। मौर्यों का पतन क्यों हुआ? तो कुछ विद्वान इसमें अलग अलग मत बताते हैं।
पंडित हरिप्रसाद शास्त्री बताते हैं कि अशोक की ब्राह्मणवादी नीति थी, यानी अशोक ब्राह्मणों का विरोधी हो गया था, इस वजह से उसका अंत हुआ। हेमचंद राय चौधरी के अनुसार अशोक की अहिंसावादी नीति बताई। अगले विद्वान थे निहार निरंजन रे, इसने जनता का विद्रोह बताया। और डीडी कौशाम्बी के अनुसार वित्तीय दुर्बलता बताई कि वित्तीय दुर्बलता के कारण मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ। रोमिला थापर के अनुसार ये बताती हैं प्रशासन का अति केंद्रीयकृत रूप एवं राष्ट्र की संकल्पना का अभाव था। चलो जो भी कुछ कारण रहा हो, लेकिन मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया। अब देखते हैं मौर्य साम्राज्य की लिपि और भाषा क्या थी। सर्वप्रथम एक टी फैंथेलर विद्वान हुए थे। इन्होंने सर्वप्रथम 1750 में, ईस्वी पूछ ली जाती है, ये पूछा गया है 2-3 बार ये क्वेश्चन, अशोक के अभिलेख दिल्ली मेरठ को खोजा था। सबसे पहले टी फैंथेलर ने दिल्ली मेरठ स्तंभ को खोजा। जेम्स प्रिंसेप, ये प्रिंसेप है, सर्वप्रथम 1837 में अभिलेखों की लिपि पढ़ी। 1837 में, ये छोड़ देना, अभिलेखों की लिपि पढ़ी और इन्होंने सर्वप्रथम दिल्ली टोपरा अभिलेख को पढ़ा। उन्होंने सबसे पहले ब्राह्मी लिपि को सफलतापूर्वक पढ़ने में सफलता प्राप्त की। कौन थे? जेम्स प्रिंसेप। टर्नर, ये भी एक विद्वान थे। इन्होंने सर्वप्रथम प्रियदर्शी का समीकरण अशोक से जोड़ा था। ये क्वेश्चन भी एक बार पूछ लिया गया है। डी.आर. भंडारकर, इन्होंने केवल अभिलेखों के आधार पर अशोक के इतिहास को लिखने का प्रयास किया। डी.आर. भंडारकर ने, ठीक है। ये था इनके पतन का कारण, ये कुछ विद्वानों के मत। अब देखते हैं मौर्य काल की जो प्रचलित लिपियां थी। सबसे पहली लिपि है ब्राह्मी लिपि। ये बाईं ओर से दाईं ओर लिखी जाती थी। अन्य लिपियों का जनक है ये लिपि। जैसे देवनागरी लिपि है भारत की, उसकी जनक कौन सी है? ब्राह्मी लिपि। ये उस समय की राष्ट्रीय लिपि थी। खरोष्टी लिपि दाईं से बाईं तरफ जस्ट उसके उल्टी चलती थी। इसमें 2 स्तंभ लिखे हुए हैं। ये क्वेश्चन भी फर्स्ट ग्रेड में एक बार पूछ लिया गया था कि खरोष्टी लिपि में निम्न में से कौन से अभिलेख लिखे हुए हैं। तो 2-2 अभिलेखों के जोड़े दे रखे थे। तो कौन कौन से अभिलेख हैं? शाहबाजगढ़ी और मनसेरा। अरामाइक लिपि, ये तक्षशिला लेख है जो इसी लिपि में लिखा हुआ है। तक्षशिला लेख इसी लिपि में लिखा हुआ है, अरामाइजक लिपि में। ग्रीक लिपि, इस लिपि में कंधार और जलालाबाद सरेकुना क्षेत्र के शिलालेख इसी लिपि में है। ये द्विभाषी लिपि है, पूछ लिया जाता है द्विभाषी लिपि कौन सी है, तो ग्रीक लिपि है। प्राकृत भाषाएं, प्राकृत भाषा मौर्य शासकों की राष्ट्रीय भाषा थी। अशोक के अधिकांश लेख इसी भाषा में लिखे गए हैं। अब देखते हैं मौर्य काल में जो मुद्राएं चलती थी वो क्या थी। तो मौर्य काल की मुद्राओं में देखिए, सिक्के या मुद्राएं, ये क्वेश्चन रीट पेपर में पूछा गया है 2012 में शायद, और उसमें पूछा गया है निम्न में से मौर्यकालीन मुद्रा नहीं थी। तो इसमें 3 ये सिक्के दे रखे थे, काकाणी, निष्क और कारसार्पण, ठीक है ना, और एक चौथा अलग दे रखा था। तो इनको याद कर लें, यानी निष्क था या सुवर्ण नाम है, निष्क या सुवर्ण, ये सोने का सिक्का होता था। धरण या पण, ये उस समय की राष्ट्रीय मुद्रा थी, ये मान के चलिए राजकीय सिक्का था। अधिकारी वर्गों का वेतन इसी से दिया जाता था। इसके ऊपर देखो सूर्य, चंद्रमा, पीपल, मयूर, बैल, सर्प आदि के चिन्ह खुदे हुए होते थे, इसलिए इन्हें आहत सिक्के भी कहते थे। ये भी पूछ लिया जा सकता है निम्न में से आहत सिक्का है, चारों के नाम दे दे तो क्या है? पण या धरण। पण उस समय की मुद्रा थी, आपको पता होगा। 16 पण में चंद्रगुप्त मौर्य को खरीदा था आचार्य चाणक्य ने। अगला है कारसार्पण या सतमान, ये चांदी का सिक्का था। और काकाणी या मासक, ये तांबे का सिक्का चलता था। तो दोस्तों ये हुआ आपका मौर्य काल का वीडियो। एक बिल्कुल कंप्लीटली क्वेश्चनों पर मैंने प्रकाश डाला है और बताया है कि कहाँ से कैसे क्वेश्चन पुटअप हो सकता है। तो दोस्तों अगला वीडियो मैं लेकर के आपको आऊँगा मौर्य काल से संबंधित, पर इससे पहले आपसे एक
रिक्वेस्ट करूंगा कि जिन्होंने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों। अगला वीडियो लेकर मैं शीघ्र ही आपकी सेवा में आ जाऊंगा।